नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बुक्स एंड ऑथर या किताबें और लेखक। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला जो बुक है वो फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस नाम है और लिखा किसने है? अजय लांबा IPS। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इनके साथ संजीव माथुर भी थे। तो गनिंग द गॉडमैन, बुक का नाम क्या? गनिंग द गॉडमैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आशाराम बापू। तो आशाराम बापू का नाम काफ़ी न्यूज़ में था। आशाराम बापू का नाम जो है काफ़ी न्यूज़ में था। उन्हीं की जीवनी के ऊपर ये, उन्हीं की जीवनी है, उन्हीं के बारे में ये लिखी गई है। द आशाराम बापूज कन्विक्शन, आशाराम बापूज कन्विक्शन। ठीक है, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है कि कैसे ये जो जुर्म इसने किया, कैसे इन्होंने जो जुर्म किया उसका कन्विक्शन हुआ या उसने माना। गनिंग या उसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ। गनिंग फॉर द गॉड मैन, अजय पाल लांबा। ये किताब IPS, ये IPS मतलब क्या होता है भाई? एक IAS होता है, एक होता है IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है, तो UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, UPSC के एग्ज़ाम के थ्रू ये पोस्ट मिलती है, सिविल सेवा की पोस्ट। ठीक है, अब इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई जिसमें वो भगवान बताने वाले आशाराम के केस का उजागर किया गया है। ठीक है, तो ये खुद को भगवान बताते थे इनके जो है कि जिस तरह से ये जो केस चला इनके ऊपर, तो उनका ये क्या केस था ये इसमें बताया गया। तो इनकी पूरी जीवनी बताइए, शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ तक ये पहुँचे हैं। ठीक है, और उनकी देश के प्रति निष्ठा और कृतज्ञता का ये अच्छा उदाहरण है। तो ठीक है, ये पहली बुक है। तो पहली बुक आप याद कर सकते हैं, नाम क्या है और किसके बारे में है और किसने लिखी है। ठीक है, बुक का नाम किसके बारे में है? आशाराम बापू के बारे में है। ये तो फेमस केस था, सबको मालूम ही होगा। ठीक है, और अजय लांबा जी ने लिखी है विद संजीव माथुर। तो पहली बुक हो गई। अगली बुक चलते हैं। अब आए साहब हमारे स्टीफन हॉकिंस, वेरी फेमस बुक। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। स्टीफन हॉकिंस द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। स्टीफन हॉकिंस ऑथर हैं। स्टीफन हॉकिंस ने ये बुक लिखी है। नाम है बुक का थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, UK में रहते थे, यानी ब्रिटेन के अंदर रहते थे ये लोग। स्टीफन हॉकिंस जो थे ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे। 74 की एज में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, 21 साल के थे तब इनको डॉक्टर ने बोल दिया कि साहब आप 2 साल जियोगे। एक बीमारी हो गई थी इनको, स्टीफन हॉकिंस को। ठीक है, एक बीमारी हो गई थी। उस बीमारी के बारे में भी हमने यहाँ लिखा है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखो, ये किताब भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के ब्रह्मांड के बारे में व जुड़ी घटनाओं के बारे में बताया गया है और ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। देखो, ब्लैक होल्स, हमने कल एक वर्ड पढ़ा था, ब्लैक होल है ना, एक वर्ड हमने पढ़ा था ना कल, उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, खूब सारा मैटर पढ़ा है डिटेल में। लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भाई आप ये याद रखिए किसके बारे में इन्होंने कुछ कहा। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इनकी बुक का नाम था और लिखी किसने? स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है। तो इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। ठीक है, अब देखो मैंने थोड़ा बहुत डिटेल्स लिखी है इसकी कि क्या है इनकी बीमारी। तो देखो ये ना इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने कि कुछ बात कही थी, वो बात किस फॉर्म में कही मैंने उसी फॉर्म में लिखी है। इस चीज़ को मैंने इसीलिए हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा हिंदी के अंदर क्या है। देखिए, देयर शुड बी नो बाउंड्रीज टू ह्यूमन एंडेवर, वी आर ऑल डिफरेंट। ठीक है, हाउएवर बैड लाइफ मे सीम्स, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट, व्हाइल देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप। वेरी पावरफुल मैसेज, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है मैं आपको समझाता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। ये इन्होंने कहा थोड़ा टाइम पहले जब ये सक्सीड हो गए और इनको अवार्ड के लिए बुलाया गया था, तो वहाँ पे जो है ये थोड़े भावुक हो गए थे कि इनकी लाइफ किस तरह से प्रॉब्लम्स से, किस तरह से परीक्षाओं से गुजरी और इन्होंने क्या अचीव किया। तो वहाँ पे लोगों को संबोधन करते हुए मनदीप जी का मैसेज आ रहा है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंस की। तो देखिए, जो भी ऐसे महान आदमी है ना, स्टीफन हॉकिंस या और भी कोई हिस्ट्री को उठा के देख लो आप, इनकी लाइफ को पढ़िया करिए आप। इससे आपको ना ऊर्जा मिलेगी और संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। देखो, संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। आज कर लोगे तो भविष्य सही रहेगा, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर संघर्ष चलता ही रहेगा। संघर्ष से मत डरो, डट कर सामना करो। तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे, इनका भी मैसेज यही है कि संघर्ष करो। कि देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कितने भी बाउंड्रीज, कि यहाँ पे ह्यूमंस की कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब बॉर्डर होती ना, बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान, बोले ह्यूमन की कोई बॉर्डर नहीं है। इंसान की
कैपेबिलिटी की कोई बॉर्डर नहीं है। इंसान जो कर सकता है उसकी कोई बॉर्डर नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कितना भी बेकार हो जाए आपके साथ, गलत से गलत हो जाए, तो भी आप डरो मत, डट के खड़े रहो। और जिसमें आप सोचते हो आप अच्छा कर सकते हो, आप इसमें आपका पैशन है, जिसमें आप चाहते हो कि हम इसमें कुछ करें, उस फील्ड में ज़रूर कुछ ना कुछ करो। देखिए इनकी स्टोरी मैं बताऊँगा। इनकी स्टोरी क्या थी, एक बीमारी हो गई थी इनको, ठीक है, मैंने नीचे लिखा भी है, न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी, या इसको आप मोटर न्यूरॉन डिजीज़ भी कह सकते हैं। तो ये बीमारी क्या थी कि इस बीमारी के अंदर आपके पाँव काम करना बंद कर देते हैं, आपकी मसल्स काम करना बंद कर देती है। तो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स वो ना दिमाग से मैसेज देते हैं, जैसे आपको ये हाथ ऐसे मोड़ना है, तो ये मोड़ोगे कैसे, आपके यहाँ से मैसेज जाएगा मसल के पास, तो वो न्यूरॉन्स के हिसाब मतलब न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है। जैसे आप फ़ोन करते हो तो एक टेलीफोन लाइन से फ़ोन जा रहा है या फिर सिग्नल से फ़ोन जा रहा है, वैसे यहाँ पे न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन का नेटवर्क होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से, ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और मैसेज पास करते हैं। तो जैसे ही ये मैसेज यहाँ पहुँचेगा कि भाई हमको हाथ मोड़ना था हम मोड़ लेंगे, या ऐसे करना था ऐसे कर लेंगे। लेकिन अगर ये मैसेज जाना ही बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। तो ऐसी बीमारी थी इनको, पहले हाथ पाँव काम करना बंद कर दिए, फिर ये चल फिरना बंद हो गया, फिर धीरे धीरे इनका स्पीच भी बंद हो गया, बोलना ही बंद हो गया, हाथ हिलाना ही बंद हो गया, बड़ा मुश्किल से एक थोड़ी बहुत उंगली हिलती थी इनकी, फिर उंगली हिलना ही बंद हो गई, फिर सिर्फ ये जो दिमाग की तरंगे हैं इनसे ये काम करते थे। लेकिन दिमाग इनका सही था, दिमाग इनका सही था। डॉक्टर ने कह दिया आप 2 साल में मर जाओगे, लेकिन ये अपनी इच्छा शक्ति से ना जीवित रहे और इतना ज़बरदस्त थ्योरी देखी गई संसार को, ब्लैक होल्स के बारे में बता के गए और पॉसिबिलिटी क्या है, आगे क्या हो सकता है, उस चीज़ के बारे में भी इन्होंने बताया। इनके बारे मूवी भी बनी हुई है, आप इंग्लिश में है मूवी, उसको हिंदी डब करके देख सकते हैं, बड़ी अच्छी मूवी, आप देखिए एक बार। कभी आपका पढ़ने का मन नहीं है, इस तरह की मूवी देखिए, आपको एक अलग ऊर्जा आएगी। और देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्योंकि ये फेमस मूवी बनी हुई है, इस पर फेमस बुक्स है, तो आपको मूवी देखी, आपको उसका मैसेज भी पता लग गया और एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन बना तो आपने वहाँ से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप, है ना। तो स्टीफन हॉकिंग की ये स्टोरी थी। अब देखो उस पिक्चर के अंदर ये बताया गया कि भाई जैसे मतलब आप एक बार थोड़ा बहुत हाथ मूवमेंट कर, फिर हाथ मूवमेंट बंद हो गए, फिर आप कुछ आँख का इशारा कर सकते हो सिर्फ, और हाथ भी नहीं मूव हो रहे। अब आप बताओ आपको कुछ कहना है, किसी से कम्युनिकेट करना, तो किस तरह से करोगे। सिर्फ यहाँ पे जो वाइब्रेशंस थी इसको सेंस करके उसने इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन की कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब मनुष्य की कोई सीमा नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, चाहे कितनी भी ख़राब सिचुएशन हो जाए। देखो यहाँ लिखा है हाउएवर बैड, ये देखो यहाँ चीज़ लिखी ना, हाउएवर बैड लाइफ में सीम्स, कि रास्ता कितना ही ख़राब लगे, आपको लग रहा है हम मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे, लेकिन हारो मत, हार मत मानो, लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो। यही इनका मैसेज था दुनिया के लिए और यही मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, डरना नहीं है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे मैंने मोटर न्यूरॉन डिजीज़ जो इनको हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखा है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बता दिया आपको क्या था, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है साहब। ये हो गई स्टीफन हॉकिंस की बात। अब देखो यहाँ पे और आगे मैंने डिटेल्स दी हुई है इसी बीमारी से रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो पैरों में कमजोरी, अरे कि पैरों में कमजोरी से शुरू होता है, लेकिन बोलने या निगलने में भी कठिनाई शुरू होने लग जाती है कुछ टाइम बाद, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या बोलने या निगलने में भी कठिनाई शुरू हो जाती है, ठीक है। और 15%, अब ये चीज़ें डिटेल्स हैं, इतनी डिटेल आपकी काम की है, बस ये सोच लो जो मैंने आपको स्थिति बताई वो स्थिति इसमें जाती है, ठीक है। कुछ लोग जो है कुछ खाने में प्रॉब्लम, सांस भी बंद हो जाती है, फिर एट द एंड जब मरने वाले होते हैं ना, जब सांस वगैरह भी लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी खत्म हो जाता है। अब मोटर न्यूरॉन का नुकसान तब तक जारी रहता है जब तक, यहाँ लिखा देखो लास्ट में जो मैं बता रहा हूँ, तब तक रहता है जब तक खाने, बोलने, चलने, और अंत में जब मरोगे उससे पहले सांस लेने की क्षमता भी आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इस तरह की खतरनाक बीमारी है ये, ठीक है साहब। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं साहब, ये कौन है, इनको तो आप जानते ही हो, खामोश। कौन है ये, शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी बायोग्राफी है खामोश, एनीथिंग बट खामोश। तो इनका एक डायलॉग था भाई, फिल्मों में अक्सर ही खामोश खामोश करते थे, तो इसी को लेकर जो है इस बुक का नाम रखा गया। अब ये किताब किसने लिखी है साहब, भारती एस प्रधान ने लिखी है साहब। किसने लिखी है, भारती एस प्रधान, ठीक है, भारती एस प्रधान द्वारा लिखी शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी। तो इनकी बायोग्राफी है, इनकी जीवनी है, इंग्लिश में बायोग्राफी, हिंदी में जीवनी, ठीक है साहब। अब इसका प्रकाशन हुआ 2016 में, कब हुआ साहब, 2016 की बुक है ये। अब देखो इस पुस्तक में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पटना में फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की
यात्रा तक मुंबई में समूह का संघ। तो मतलब ये जो बंदा है ये कैसे बिहार से आया, बिहार से आके मुंबई तक पहुंचा और मुंबई में किस तरह से ये स्टार बना, तो ये उसकी स्टोरी जो है। तो बायोग्राफी क्या होती है कि आप अपनी जीवनी बता रहे हैं या आप अपनी जीवनी किसी से लिखवा रहे हैं, कोई लिख रहा है आपके बारे में पता करके, जैसे सचिन तेंदुलकर की लिखी हुई है, ठीक है, धोनी की लिखी हुई है ना, ऐसे कई लोगों की लिखी हुई है। तो जो लोग फेमस हो जाते हैं और काफ़ी टाइम इनका करियर हो जाता है ख़त्म, फिर जब दूसरी करियर कर रहे होते, दूसरा करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं या आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, तब ये स्टोरियाँ लिखी जाती है अक्सर, ठीक है। तो देखो आगे ये है साहब सबसे फेमस बुक। आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी है, मोटिवेशन भी चाहिए, है ना, सब चीज़ चाहिए आपको। तो एक सूत्र पकड़ लो कि आपको सबसे ज़्यादा फॉलो करना ना सक्सेस के लिए, तो आपको फॉलो करना इस आदमी को, गांधी को। ये एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है, अगर आपका सपोज कोई एग्ज़ाम आप ऐसा दे रहे या इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फंस गए आप, इस आदमी की मदद ले सकते हो आप, गांधी जी की, हमारे राष्ट्रपिता, बहुत सम्मानीय आदमी है। एक बुक है, एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है हमारे रामचंद्र गुहा, इन्होंने इनके बारे में ये बुक लिखी हुई है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड मतलब वो साल जिसने दुनिया बदल दी। तो कौन से साल थे इंडिया के लिए? 1914 से 1948। मतलब जब तक उनकी डेथ नहीं होती, 1914 में गोली मार देते ना, तब तक। और आए कब थे इंडिया में? 1915 में आए थे, 15 में आए थे ना। तो ये तब से जो है इनकी जीवनी कवर करी हुई है कि इन सालों में क्या परिवर्तन हुए देश में, दुनिया में, और कैसे इन्होंने अपने सोच से, विचार से, अपने आइडियाज़ से जो है हमारे भारत को एक सही दिशा दी, लोगों को जोड़ने का काम किया। और क्या महान आदमी थे। सत्याग्रह, सर्वोदया, सर्वोदया कि सब पे दया करो, सर्वोदया, ट्रुथ, नॉन वायलेंस यानी कि सर्वोदया, सत्य, अहिंसा, ठीक है, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, और भी बहुत सारे इनके जो खादी, ठीक है, बहुत इन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए, बहुत इन्होंने लोगों को एक करने के तरीके ढूंढे। हिंदू मुस्लिम एकता का इन्होंने वादा किया या नारा दिया। और उसके बाद इन्होंने जो हमारे दलित समाज के लोग आते हैं उनके लिए हरिजन शब्द का उपयोग किया, उनके लिए एक अखबार निकाला अलग से। और ये जो उनको जो मतलब अनटचेबल समझा जाता था, मतलब छुआछूत की जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए ही स्टार्टेड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है खुद के गटर साफ करना शुरू कर दिए। तो ऐसे महान आदमी थे ये, ऐसे महान आदमी थे। लॉयर थे, वकील, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन इन्होंने सोच लिया कि अब है ना हमें लड़ना है। और देखो कहाँ से कहाँ आ गए। अगर ये प्रॉपर्टी संग्रहित करते तो शायद अपने जीवन काल इनका अच्छे से निकलता है, अभी भी अच्छे से निकला, लेकिन और अच्छे से निकलता। लेकिन ये जो इन्होंने रास्ता चुना सत्य का, अहिंसा का, सिंपल लाइफ का, उसके कारण ये आज महान आदमी हो गए। और ज़िंदगी भर ये याद रखी जाएंगे जब तक हमारे दुनिया चलेगी, जब तक हमारा भारत देश रहेगा, ये आदमी कभी नहीं भूला जाएगा। तो हिस्ट्री में, इतिहास में इन्होंने नाम अमर कर लिया, ठीक है साहब। अब देखो द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड, रामचंद्र गुहा ने लिखी है। ये किताब रामचंद्र के द्वारा गांधी की भारत के लिए संघर्ष को दिखाया गया है। तो गांधी ने किस तरह से संघर्ष किया, इतिहास जब हम पढ़ेंगे ना, मॉडर्न इतिहास, तब हम इसके बारे में आराम से चर्चा करेंगे। गांधी पे तो साहब बहुत मैटर पड़ा है, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं गांधी से, गांधीयन आइडियाज़। अब गांधी ने तो बोला था साहब कांग्रेस को डिसबैंड कर दो, नई पार्टियाँ बनाओ। बोले ये एट द किसी टाइम आगे जाके ये जो है हमारा नाम यूज़ करके फ़ायदा उठाएंगे, इस तरह से इन्होंने बात बोली थी गांधी जी ने कि आप इस कांग्रेस को डिसबैंड करके नई पार्टी बना लीजिए, सब जने अलग अलग पार्टी बना लो ताकि कंपटीशन रहे और एफिशिएंसी आए। कंपटीशन मतलब कि भाई आप 4 रुपये में बेच रहे हो, आप 5 रुपये में बेच रहे हो, आप 10 रुपये में बेच रहे हो, तो कंपटीशन है ना। और एफिशिएंसी मतलब कि भाई आप सब अगर अच्छे लोग अलग अलग टीम बना लोगे तो आपके बीच में अच्छा करने की होड़ रहेगी, और इसी के कारण क्या आएगी, अच्छे से काम हो पाएंगे ज़्यादा। अब एक ही पार्टी रहेगी, एक ही टीम रहेगी, तो कंपटीशन ही नहीं रहेगा। अब भारत है, भारत अपने आप से ही मैच खेल रहा है, मज़ा नहीं आएगा, दोनों तरफ भारत जीत रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान से खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, तब एक रोमांच बनता है, तब मज़ा आता है कि हाँ बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें, तो यहाँ पे ये चीज़ें, अब आपका कंपटीशन अपने आप से ही है तो उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपका कंपटीशन किसी और के साथ है तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, है ना, वही वाली बात है। अब देखो यहाँ पे इसकी और इन रामचंद्र गुहा जी की बहुत सारी बुक्स हैं, इन्वायरमेंट पे है, इकोलॉजी पे है, बहुत बड़ी सारी बुक्स हैं। तो हमने 2-4 बुक्स आपकी यहाँ पे जो
एग्ज़ाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो हमने डाली है। तो देखो यहाँ पे एक बुक है गांधी की, इंडिया आफ्टर गांधी, है ना, ये फ़ोटो भी डाली है, थोड़े से इसके पिक्सल फट गए हैं। फिर देखो गांधी बिफोर इंडिया, फिर ये द राज, ये भी रामचंद्र जी गुहा की बुक है, ये भी रामचंद्र गुहा की बुक है, ये भी रामचंद्र गुहा की बुक है, ठीक है, और काफ़ी सारी बुक्स हैं इनकी। फिर देखो इंडिया आफ्टर गांधी, ये इसकी फ़ोटो यहाँ डाल दी हमने, पीछे जो नाम लिखा था। फिर गांधी बिफोर इंडिया, रामचंद्र गुहा, ये भी रामचंद्र गुहा जी की है। तो ये बहुत बड़े स्टोरी माने थे, इनका जो है अक्सर नाम आता रहता है न्यूज़ में भी, और कई बार ये डिबेट पे भी आते हैं टीवी के अंदर। तो मैंने आपको बोला था आप राज्यसभा टीवी देखिए, आप देख रहे हैं जाके, ये जो आज तक वास्ता है ये मत देखिए, ये सब बकवास चैनल हैं। देखना है तो रेडी न्यूज़ देखिए, या फिर आप राज्यसभा टीवी देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो मातोश्री सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन कौन थी भाई, बताओ जल्दी से। सुमित्रा महाजन का नाम सुना है आपने, इन्होंने लिखी मातोश्री। ये मालवा क्षेत्र की महारानी रही है। अहिल्याबाई होलकर एक बेटे, एक परिवार की नहीं, समस्त प्राणी मात्र की माँ बन गई, और प्रजा ने उन्हें प्रांत स्मरणीय पुण्य श्लोक देवी लोक माता मान अपनी आत्मसम्मान दे रखा है। ये नाटक उसी पर प्रस्तुत किया जो कि सुमित्रा महाजन की रचना है, ठीक है साहब। इसमें इसका थोड़ा सा ब्रीफ लिख दिया कि ये स्टोरी किसके बारे में है और किसने ये लिखी है। तो मातोश्री का नाम याद रखना, किसने लिखी है, सुमित्रा महाजन ने लिखी है, ठीक है। तो एक बार आप वापस देख लीजिए अभी तक जो पढ़ा हमने, कौन कौन सी बुक्स हो गई हमारी। तो पहले साहब आशाराम बाबू, सबको याद रहेगा। आशाराम बाबू किसने लिखी है, IPS ऑफिसर ने लिखी, सब पुलिस वाले ने लिखी। भाई कैदी है या ये अपराधी है, अपराधी की स्टोरी कौन लिख सकता है पुलिस वाले लिख सकता है, रोज देखता है कोई क्या कर रहा है ये। तो ये लिखी IPS अजय लांबा ने, और इनके साथ एक और थे संजीव माथुर, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है साहब, ठीक है। गनिंग फॉर द गॉडमैन, ठीक है। अगला हमारा था स्टीफन हॉकिंस, ऑथर स्टीफन हॉकिंस, बुक लिखी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो इंग्लिश में याद करनी है आपको, नाम इंग्लिश में ही है इसका, द थ्योरी ऑफ। तो इसमें क्या है, ओरिजिन एंड फेट ऑफ यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत और ब्रह्मांड का खात्मा, इस विषय पर ये जो बुक है ये लिखी गई है। कि इन्होंने इस बुक में ये बताया गया कि किस तरह से हर चीज़ की शुरुआत हो सकती है, हर चीज़ ख़त्म हो सकती है, क्या क्या आयाम हो सकते हैं, और आगे इसमें क्या क्या काम करे जा सकते हैं। जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल हमने पढ़ा था ना कल, ब्लैक होल, यहाँ को लिखा भी मैंने ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि इसमें जो मैटर चले जाता है ना वापस नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे ये जो स्टीफन हॉकिंस है इस बात से विवाद करते हैं। ये कहते हैं साहब कोई भी एनर्जी है ना, उसमें दो पार्टिकल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं कि ब्लैक होल भी जो है ना प्रकाश वापस फेंक सकता है, ऐसा इनका मानना था। और ये चीज़ इन्होंने बोली, तो काफ़ी डिटेल में इन्होंने बात करी है। तो वो साइंस या साइंटिस्ट लोगों की बात हो जाएगी, वैज्ञानिक लोगों की बात हो जाएगी। पर हमारा बस ये है इसमें कि हम ये ध्यान रखें कि इस बुक के अंदर थोड़ा बहुत क्या लिखा है, किसने लिखी है, ठीक है, और कहाँ से थे। तो ये UK से थे, ठीक है, UK से थे। और आगे चलते हैं, ठीक है साहब। ये है शत्रुघ्न सिन्हा, एनीथिंग बट खामोश, किसने लिखी साहब, भारतीय प्रधान। देखो आप भी लिख दूँ यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका फॉरवर्ड जो होता है ना, फॉरवर्ड लिखते हैं ना बुक में, इसका फॉरवर्ड किसने लिखा, शशि थरूर जी ने लिखा है। शशि थरूर मालूम है कहाँ है, कौन है, कांग्रेस के पॉलिटिशियन है, राजनेता हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, केरला से आते हैं, ठीक है, शशि थरूर। तो ये अपने डिफ़िकल्ट इंग्लिश के लिए जानते हैं, बड़ी कठिन अंग्रेजी बोलते हैं, वर्ड लेके, ये फ़ॉरेन में पढ़ के आए हैं, फ़ॉरेन में काम करके आए हैं अमेरिका में, तो बड़े कठिन वर्ड बोलते हैं, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आते हैं। शशि थरूर, ठीक है, और न्यूज़ में भी रहते हैं अक्सर। और लिखी किसने साहब, यह नाम लिखा है, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं वापस लिख देता हूँ, भारती एस प्रधान, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, भारती एस प्रधान। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। तो ये हो गई हमारी, फिर ये रामचंद्र गुहा जी की हो गई बुक, कौन सी हो गई, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड। उसके अलावा और बुक्स आती हैं इनकी, तो ये आती है इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, गांधी बिफोर इंडिया, और द राज, ये बुक्स आ गई। तो ये आ गई बुक्स, ठीक है साहब, यहाँ तक हो गया। फिर हमने मातोश्री पढ़ी सुमित्रा महाजन की, मातोश्री पढ़ी सुमित्रा महाजन की, इसमें क्या बात लिखी गई है, थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है साहब, ये है इसकी बुक। आगे चलते हैं साहब। अब आते हैं साहब ये संजय बारू, मिस्टर संजय बारू की बुक, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये इसके ऊपर तो पिक्चर बनी हुई है, मेरे ख्याल से आप सबने मूवी देखी होगी, मूवी है इसके ऊपर एक। तो कभी समय मिले, कभी पढ़ने का मन ना हो, तभी ऐसी मूवी देख लिया करो, आपको भी पता लगेगा यार इस बुक में क्या लिखा हुआ था ऐसा, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में भी हेल्प होएगी, इंटरव्यू देंगे वहाँ पे भी हेल्प होएगी,
कोई कभी डिबेट चलती है वहाँ पे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। कोई आप जैसे वाद विवाद करने लग गया कि साहब आप तो बहुत पढ़ते बताओ, तो इस तरह की अगर आप चीज़ें पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो अपना जो मेन बुक्स है उसके अलावा भी समय निकाल के कभी कभार ऐसी बुक्स पढ़ लेनी चाहिए। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें क्या है, इसको पढ़ने से एक फ़ायदा आपको बता दूंगा। आपको इसको पढ़ने से ये फ़ायदा होगा, आपको जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा समझ में आने लगेगी, सिस्टम कैसे काम करता है, ये जो हमारा भारतीय तंत्र है, सिस्टम जो गवर्नमेंट का है वो कैसे काम करता है, ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की पोस्ट पर क्या क्या उसकी सीमाएँ हो सकती हैं, क्या क्या उसकी पावर हो सकती है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये मूवी देखने के बाद। एक बार जरूर देखना जब भी समय मिले आपको। ठीक है, संजय बारू ने लिखी। अब देखो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों दिया, ये प्रधानमंत्री कभी बनना नहीं चाहते थे, कभी दौड़ में ही नहीं शामिल नहीं थे, अचानक से बन गए। अचानक से सोनिया गांधी भी विवाद हुआ कि सोनिया गांधी नहीं बन सकती, आपको मालूम 2004 के आसपास की बात है। तो फिर सोनिया गांधी ने कहा यार ऐसा आदमी ढूंढो जो हमारी बात माने, हमारे से विद्रोह ना करे। अब इन्होंने कहा साहब ये बना दो, इसको बनाता हूँ। बोला ठीक है साहब, मनमोहन सिंह जी को बोले आप प्रधानमंत्री, बोले मैं, बोले हाँ आप बनिए। अब इनको ही मालूम है, ये बेचारे सीधे साधे आदमी, पढ़े लिखे आदमी थे, वेरी वेल एजुकेटेड, इनका अपना एक ऑरा है, अपना एक अलग ही मतलब क्या बोलूँ मैं कि पढ़ाई लिखाई से जो इन्होंने ख्याति अर्जित करी। 1991 के अंदर जब हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म जिनको हम बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने एलपीजी रिफॉर्म के बारे में, नहीं पढ़ा तो अपन कभी किसी दिन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाले जब रिफॉर्म्स आए थे तो हमारे भारत के पास ना 2 हफ्ते तक ही जो पैसे बचे थे फॉरेन रिजर्व बचाता था, तो ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, मनमोहन सिंह जी का, बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, यहाँ पे जो फोटो है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो इसके बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, और जो संजय बारू जी हैं, इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है, संजय बारू हैं, इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है। तो ये कौन थे संजय बारू, ये भारतीय नीति विश्लेषक थे। ठीक है, भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू 2004 से 2008 तक प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार थे कि मीडिया में आपको किस तरह से पेश आना, किस तरह से बोलना, क्या स्टेटमेंट देनी है, ये चीज़ जो है संजय बारू जो थे, ये जो है मनमोहन सिंह की सलाहकार थे कि मनमोहन सिंह जी पूछे भाई क्या करना चाहिए, बोले साहब ऐसे आप बोलिए, मीडिया मैनेजमेंट बेसिकली करते थे। तो संजय बारू जी, तो उस पिक्चर में इनके बारे में भी बताया गया है, थोड़ा बहुत इन्होंने अपने बारे में बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ मैं बता रहा था कि आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या काम कर रहा है सिस्टम, है ना। मनमोहन सिंह थे वेरी ग्रेट मैन, अकेडमिकली वेरी एक्सीलेंट, है ना, अर्थशास्त्री रहे हैं। ठीक है, तो अगली बुक जो आती है एस जे लोमस की आती है, द ड्रीम गर्ल। ठीक है, एस जे लोमस, और अंग्रेजी उपन्यास है। देखो एस जे लोमस मतलब फ़ॉरेन का ही है, तो अंग्रेजी में लिखी हुई है, तो अंग्रेजी दिख रही है अपने को। अब ये एक लड़की के सपनों की दुनिया में जैसे कि वो चाह कर वो कर सके, उस पर निर्भर है। ठीक है, तो इस तरह का ये मैटर है इसमें कि क्या किस चीज़ के बारे में है, ये इस चीज़ के बारे में लिखी हुई है। तो ये बुक का नाम याद रख लो, एस जे लोमस, और किसने लिखी है, ड्रीम गर्ल। ठीक है, अब अगली बात करते हैं साहब, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ। तो मिलिट्री चीफ ने लिखी है साहब, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी कि नौसेना में ये था एडमिरल सुशील कुमार। एडमिरल सुशील कुमार ने लिखी है 1998 से 2001 के बीच की कहानी इन्होंने लिखी है। अब प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, एक प्रधानमंत्री जिन्हें याद रखा जाना चाहिए। क्या ऑथर है, क्या नाम दिया है, ज़बरदस्त। मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ। ठीक है, कि हमारी जो यादाश्त है उसके हिसाब से हमने बुक लिखी है। अब देखो क्या है, ये किताब नेवी के चीफ, ये हमने पढ़ी लिया। उन्होंने इसमें बताया है कि किस प्रकार तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी के समय कठिन से कठिन दृढ़ता से लिए गए निश्चय, है ना। उदाहरण के तौर पर कारगिल का युद्ध, तो इन्होंने इन अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताया है कि इन्होंने किस तरह से कठिन समय में भी कठोर निर्णय लिए। और कारगिल का युद्ध जो है इन्होंने इसके बारे में बताया है यहाँ पे। ठीक है, कारगिल के युद्ध के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आपको एक बात बता दूं कि ये ऐसे नेता थे जिनकी इज्जत विपक्ष वाले भी बहुत ज़्यादा करते थे, इन पे क्वेश्चनिंग नहीं उठाते थे। जैसे आज की डेट पे आप देखो नितिन गडकरी है, आप नितिन गडकरी की स्पीच सुनना कभी, लोकसभा राज्यसभा टीवी पे आती रहती है अक्सर, जब वो सदन में खड़े होकर बोलते हैं ना, सारा सदन उनको शांति से सुनता है, क्योंकि वो काम इस तरह से कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना है, क्योंकि वो खुद काम कर रहे हैं फील्ड में उतर के, उनको एक्सपीरियंस है, हर चीज़ का आंसर ज़बरदस्त तरीके से देते हैं। जब वो बोलते हैं तो आगे से कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है।
उनको सबको मालूम है कि हमसे 100 गुना बेटर काम कर रहा है ये, कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता उसको। नितिन गडकरी उसी तरह से ये जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, इनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, इनको कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता था। ये कभी झूठ ही नहीं बोलते थे, ये इनकी खासियत थी, कभी झूठ ही नहीं बोलते थे। तो इसीलिए विपक्ष ये जो नेता थे वो भी इनकी इज्जत करते थे, अभी भी करते हैं कई लोगों की, कई सारे नेता आपस में इज्जत करते हैं, लेकिन जो इनकी इज्जत थी ना वो ज़बरदस्त थी। तो ये है इनकी कहानी। अब देखो यहाँ पे मूविंग ऑन द ऑफिस फॉरवर्ड, ए ईयर इन ऑफिस वेंकैया नायडू, ये किताब जो है, देखो ये किताब का नाम है, ये किताब जो है वेंकैया नायडू के द्वारा लिखी गई है। हमारे उपराष्ट्रपति हैं, देखो वेंकैया नायडू तो कुछ उपराष्ट्रपति हैं, आपको मालूम है सबको, ठीक है। ये किताब का प्रकाशन मोदी के द्वारा 2018 में किया गया था। इनको कोमोरो राष्ट्र के स्टेट हॉनर अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो कोमोरो राष्ट्र के स्टेट हॉनर से किसको नवाजा गया है? वेंकैया नायडू को, ठीक है। और इस बुक का प्रकाशन या विमोचन किसने किया? सब मोदी ने किया। कब किया? 2018 में किया, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस, तो वेंकैया नायडू जी ने बुक लिखी है मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस, ठीक है साहब। तो हम अब ये वेंकैया नायडू क्या है साहब? वाइस प्रेसिडेंट है। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत के। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? सब जने बताओ, राष्ट्रपति कौन है अभी इस समय? अच्छा, इसके पहले कौन था? अभी जो राष्ट्रपति है इसके पहले राष्ट्रपति कौन था, ये बता दो। दोनों आंसर दे दो, अभी राष्ट्रपति कौन है और इसके पहले कौन था, दोनों चीज बता दो, बाद में बता दूंगा आपको, है ना। अरे ये भी जो थे ना, अभी जो राष्ट्रपति हैं इनके भी, ये भी दौड़ में शामिल नहीं थे, अचानक से ये बन गए, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी साहब? खुशवंत सिंह ने लिखी है। किसने लिखी? खुशवंत सिंह ने। तो अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह का 1956 में 1956 में अमेरिका के ग्रोथ प्रेस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। तो देखो अमेरिका का एक अवार्ड मिला इनको, ये इंपॉर्टेंट रहता है इस पुरस्कृत उपन्यास है। तो ये उपन्यास जो लिखा है इन्होंने, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह जी ने, इसको अमेरिका से भी एक अवार्ड मिला हुआ है। और अगस्त 1947 में भारत के विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। तो इसमें मैटर क्या लिखा हुआ है? इस बुक के अंदर मैटर क्या लिखा हुआ है भाई? ट्रेन टू पाकिस्तान कि भाई 1947 में भारत का हुआ विभाजन। क्या हुआ? भारत का हुआ विभाजन, ठीक है। भारत का विभाजन हुआ। तो इस विभाजन के बारे में जो त्रासदियाँ थी, जो लोगों को कत्ले आम हुआ, जो मारा पीटा गया है ना, वो सब चीज़ें जो हैं इस बुक के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बुक किसने लिखी है साहब? खुशवंत सिंह जी ने लिखी है। तो खुशवंत सिंह जी को तो आप जानते होंगे, बड़े फेमस रहे हैं खुशवंत सिंह। और ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 बुक और डाली है। अब ये बुक क्यों डाली है ये इसका बताता हूँ आपको। एक टोल्स्टॉय है, इनकी बुक है द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, ठीक है। और एक रस्किन बॉन्ड है, रस्किन की बुक है अनटू दिस लास्ट। तो इससे जो है ना महात्मा गांधी ने सर्वोदया वाला जो कॉन्सेप्ट लिया था ना, वो इससे लिया था, ठीक है, सर्वोदया, ठीक है। और एक टोल्स्टॉय की बुक है द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, कि भाई जो भगवान का साम्राज्य है ना वो आपके अंदर ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान कहाँ है? आपके मन में ही है, आपके अंदर ही है, आपके दिल में ही है, बस। अच्छा, एक महात्मा गांधी जी जो थे ना, इन दोनों बुक से और इन दोनों राइटर से, या इन दोनों जो है लेखक थे, इन दोनों से बड़े प्रभावित थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो इन्होंने इनकी बुक से भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर अपनाई हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी क्या बोलते थे कि भाई हम सब जो हैं भगवान के बच्चे हैं। अब आप भगवान के एक बच्चे को गलत से ट्रीट क्यों कर रहे हो, दलितों को? तो इन्होंने इनका नाम क्या कर रखा? हरिजन। क्या नाम रखा? हरिजन। हरि मतलब गॉड, तो भगवान के प्रिय लोग हरिजन, इसीलिए इनका नाम जो है इसने हरिजन दिया महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। और इन्होंने इनके लिए एक अखबार भी चलाया, इनके जो लोगों के जो मतलब जागरूक करने के लिए भी एक इस तरह का अखबार भी चलाया महात्मा गांधी जी ने। और अनटू दिस लास्ट इसमें सर्वोदया के बारे में दिया। तो महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो देखो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा, ठीक है, अहिंसा और खादी, इस तरह की चीज़ें जो है महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट के अंदर ली। फिर अहिंसा लिया, खादी ली, फिर सत्याग्रह जो था सत्याग्रह दिया। सत्याग्रह पहले भी थे लेकिन जो इन्होंने है इसको ढंग से यूज़ किया, अहिंसा को, सत्याग्रह को। फिर सच्चाई, सच या ट्रुथ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सच, ठीक है। इस तरह से जो है ये अपने प्रिंसिपल्स पे हमेशा अडिग रहे। प्रिंसिपल्स भाई आप, इन्होंने कहा कि सब अगर हमने जुर्म किया तो आप गिरफ्तार कीजिए, लेकिन गिरफ्तारी से पहले हमको क्या उसका, अंग्रेजों को क्या बोलते थे कि गिरफ्तार तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताओ किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो, ये तो बता दो कम से कम, ये हमारा जानने का अधिकार है। तो लॉयर थे, पेशे से क्या थे? वकील थे महात्मा गांधी जी। तो कानून की सारी धाराएं इनको मालूम थी,
तो पुलिस वाले से पूछते रहते थे कि भाई क्या बता रहे हो, क्यों अरेस्ट कर रहे हो, बताओ, ऐसे अरेस्ट कर लोगे? बोले हमने भी कानून पढ़ा है। बोले अच्छा। तो अंग्रेज़ों ने कहा यार ये तो बड़ा ख़तरनाक आदमी है, ये हमारे धज्जे उड़ा देगा। तो कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, थोड़ा थोड़ा जानकारी हर चीज़ की रखिए, ठीक है। तो कानून की जानकारी होगी तो आपसे कोई गलत काम नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पे भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कि भारत को खोजा, जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी है। जवाहरलाल नेहरू द पहले प्रधानमंत्री, भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इसकी रचना इन्होंने करी 1944 में, तो आज़ादी से पहले इनकी रचना हो गई थी 1944 में। अहमदनगर को जेल में हुई, है ना। अब देखो क्या हुआ कि इनको डाल दिया अंग्रेज़ों ने जेल में। अब जेल में बैठे थे खाली, बोले यार बुक लिखने का टाइम नहीं मिलता, रोज़ मूवमेंट में रह जाते हैं हम लोग या आंदोलन करने में रह जाते हैं। बोले काम करो, बुक लिख लेते हैं। बोले तो ठीक है साहब बुक लिखो। तो अंग्रेज़ों से इन्होंने कहा भाई पेन पेपर दे दो मुझे। अंग्रेज़ों का ठीक है पेन पेपर ले लो, क्या कर लोगे, तो दे दिए। तो इन्होंने अहमदनगर जेल में बैठ के बुक लिख दी। और इस पुस्तक के नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिया और बाद में हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषा में अनुवाद किया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश के अंदर लिखा था, अंग्रेजी के अंदर लिखा था, बाद में इसको हिंदी और अदर जो लैंग्वेजेस होती है, अदर जो भाषाएं होती है, दूसरी जो भाषाएं होती है, उसमें इसका अनुवाद कर दिया, ठीक है। और इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविविध समृद्ध संस्कृति, देखो यहाँ पे देखो, धर्म और जटिल अतीत के वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में वर्णन किया। मतलब क्या है इसका, भारत, अब गांधी जी, इन नेहरू जी बैठे थे जेल में। अब इन्होंने कहा यार आज़ाद होंगे जब होंगे, फिलहाल कुछ अच्छा काम कर लिया जाए। इन्होंने कहा ठीक है साहब लिख कर लो। तो इन्होंने क्या करा, बोले यार इतिहास लिखता हूँ मेरे दृष्टिकोण से, ठीक है, मेरे दृष्टिकोण से इतिहास लिखता हूँ। क्या लिखा इन्होंने कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, ठीक है। ये इसके बारे में भी पढ़ेंगे इतिहास में हम, सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ से लेकर कहाँ तक, भारत की आज़ादी तक। अब आज़ादी से मतलब कि 1944 तक लिखा होगा उस टाइम, तो आप आगे थोड़ा बाद में थोड़ा सा जोड़ दिया होगा 1947 में आज़ाद हो गया जब। तो उस पूरा सिस्टम, उस पूरे टाइम पीरियड का इन्होंने विश्लेषण किया। इन्होंने विश्लेषण करके उसके बारे में क्या लिखा, इसकी संस्कृति के बारे में लिखा, ठीक है, इसके धर्म, यहाँ के धर्मों के बारे में लिखा, फिर यहाँ के जटिल अतीत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विलक्षण किया। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक नज़रिए से उसको देखा और उसके बारे में लिखा कि भारत में ये व्यवस्था थी, भारत का इतिहास इतना समृद्ध था, अभी भारत का प्रॉब्लम क्या चल रही है, ये प्रॉब्लम क्यों बन रही, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी होगी बेसिकली इसमें। तो ठीक है, ये बुक का नाम याद रखना, भारत एक खोज। लिखी किसने है, जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री, तो याद रहेगी। अब देखो आगे चलते हैं साहब, आगे है आई एम HIV पॉजिटिव सो व्हाट, कि मैं एक HIV पॉजिटिव हूँ तो क्या हुआ, ठीक है। तो बेसिकली लिखी है जयंता कलिता ने। तो ये किताब किसने लिखी, जयंता कलिता, देखो यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब यह किताब मणिपुर के प्रदीप कुमार के कठिन बुरे जीवन व इस बीमारी से लड़ाई के बारे में है। तो एक मणिपुर का आदमी था, उसका नाम क्या था, प्रदीप कुमार। क्या नाम था, प्रदीप कुमार। कहाँ का था, मणिपुर का। मणिपुर कहाँ पड़ता है, मणिपुर बताऊँ वापस कि ध्यान है, नागालैंड के नीचे मणिपुर। देखो मैंने आपको बोला मैप्स वगैरह का आप याद रखो भाई, इंडिया का तो एटलीस्ट याद रखो। ये है बांग्लादेश, ये है मेघालय, ये है वेस्ट बंगाल और ये है असम, ठीक है। यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, और यहाँ पे जो आता है ना, यहाँ पे आता है मणिपुर, और यहाँ पे क्या आता है, नागालैंड। नागालैंड, मणिपुर, यहाँ से थे ये मणिपुर, ठीक है, यहाँ से थे। और ये गुजरात, ये गुजरात, गांधी जी यहीं से थे। और ये हमारा प्यारा राजस्थान, और ये हमारा प्यारा MP, ठीक है, इधर UP, ठीक है, और यह महाराष्ट्र प्यारा, और ये हमारा केरला, यहाँ कर्नाटका, यहाँ गोवा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जयशंकर कलिता ने लिखी। तो यहाँ पे जो मतलब भारत के अंदर कोई अगर HIV पॉजिटिव है तो उससे सब दूरी बना के रखते हैं, किस तरह का माइंडसेट है। तो इन्होंने अपने जीवन में क्या कठिनाइयाँ पेश करी, कठिनाइयाँ फेस करी या कठिनाइयों को मुकाबला किया, तो वो सब के बारे में ये चीज़ लिखी गई है। देखो ये वर्ल्ड चैम्पियंस फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, डिजीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये पढ़ो आप। ये दिख रहा है आपको, क्या लिखूँ,
थोड़ा सा और हाईलाइट इसको बड़ा कर दूँ क्या, ये देखो दिख रहा है, अ ड्रग्स ए वर्ल्ड चैंपियंस फाइट अगेंस्ट ड्रग्स डिजीज एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं यहाँ से, तो अब इसको वापस छोटा करके बताया था आपको। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, तो चैंपियंस फाइट किसके खिलाफ, ड्रग्स, ड्रग्स मतलब ड्रग्स मालूम है, मेडिसिन वगैरह लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं, डिजीजेस बीमारियों के अगेंस्ट, या फिर डिस्क्रिमिनेशन। अब बीमारी हो गई आपको ऐसी HIV पॉजिटिव, अब लोगों को डर लगता है कि यार ये हम ही नहीं हो जाए, तो लोग क्या आपसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आपसे दूरी बना के रखते हैं, आपके अड़ते नहीं है। ठीक है, छुआछूत नहीं करते, भाई छूने से नहीं फैल रही है बीमारी, ठीक है, बीमारी छूने से नहीं फैल रही, लेकिन हर आदमी को पता नहीं होता, पता होता तो भी जो मतलब इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर देता है, तो आगे वाले आदमी को कितना बुरा फील होता है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि यार हमें फाइट करनी है किन की चीज़ों से। अरे भाई तलवार वगैरह लेने के फाइट करना बड़ा आसान है, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें होती है ना समाज में, इनसे फाइट करना बहुत मुश्किल है, अपने आप से फाइट करना बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम है अपने आप से फाइट करना। आप अपने को कैसे तरह से कंट्रोल रख सकते हो, आपको मालूम है यार ये चीज़ गलत है, लेकिन आप कर रहे हो, क्योंकि आप अपने फीलिंग से फाइट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने बिहेवियर से फाइट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ, तो आई एम HIV पॉजिटिव सो व्हाट, कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो क्या हुआ, इसका मतलब ये है। किसने लिखी, जयंता कलिता ने। ठीक है, जयंता कलिता ने। अब आगे देखो, अब यहाँ देखो मिशेल ओबामा, ये कौन है सब जानते हैं इनको आप, मिशेल ओबामा, बिकमिंग मिशेल ओबामा, कौन है भाई ये, बराक ओबामा सुना है, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ। ठीक है, तो एक्स प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ थी। तो अभी कौन है, जो बाइडेन, इसके पहले कौन थे, ट्रंप, उसके पहले कौन थे, ओबामा। ठीक है, और अभी उपराष्ट्रपति कौन है US का, कमला हैरिस। कमला हैरिस भारत से रिश्ता रखती है, भारत से, भारत मूल की है, ये बात है। ठीक है, अब देखो US के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी के द्वारा लिखी गई बुक है, इसमें उन्होंने अपने बचपन व उससे जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया और इनके अतिरिक्त उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलुओं से वर्णन मिला। तो इन्होंने ये बुक खुद ही लिखी है कि मैं मिशेल ओबामा बन गई, किस तरह से बनी, तो बचपन से लेकर, शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा सफ़र इन्होंने इस बुक में बयान किया, यानी कि एक तरह से ये इनकी ऑटोबायोग्राफी हो गई। ठीक है, ये चीज़ है, तो मिशेल ओबामा ने लिखी है, बिकमिंग मिशेल ओबामा। आगे चलते हैं, शीला दीक्षित, सिटीजन दिल्ली, माई टाइम माई लाइफ, है ना, तो ब्लूम्सबर्ग के द्वारा प्रकाशित हुई है, नाम देख लो, सिटीजन दिल्ली, माई टाइम माई लाइफ। दिल्ली की पूर्व CM केजरीवाल से पहले यही थी शीला दीक्षित। ठीक है, तो दिल्ली शहर को परिवर्तित करने वाले पूर्व CM शीला दीक्षित की है, और उनके द्वारा प्रयासों को जो दिल्ली में विकास हुआ उन सब की, तो इन्होंने अपने बारे में लिखा, मतलब शीला दीक्षित जी ने ये अब इस बुक के अंदर अपने बारे में बताया कि मैंने किस तरह से दिल्ली में विकास किया, क्या क्या काम किए, तो वो सब चीज़ों के बारे में ये चीज़ है, ये बुक है। आगे देखो, अ रूरल मैनिफेस्टो, अ रूरल मैनिफेस्टो, अब ये किसने लिखी है साहब, वरुण गांधी। वरुण गांधी ये कौन है, देखो यहाँ पे लिखा फिरोज वरुण गांधी, फिरोज वरुण गांधी, ये कौन है साहब, जानते हैं आप इनको, राहुल गांधी है, राहुल गांधी के कजिन भाई है, संजय गांधी इनके पिता का नाम है। ठीक है, वरुण गांधी। अब ये वरुण गांधी के द्वारा लिखी गई बुक है, क्या है, ए रूरल मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, मैनी और फेस्टो एक साथ होगा, मैनिफेस्टो। ठीक है, ये गांव में अलग अलग वर्ग के द्वारा जो परेशानी देखी जा रही है उसको कहीं ना कहीं उजागर करने का कार्य करती है। तो भाई इसने क्या करा, वरुण गांधी जी ने, इन्होंने कहा यार समस्या बड़ी जटिल है, गांव गांव घूमते रहते हैं हम लोग चुनाव के लिए, तो हमने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी है, काफ़ी चीज़ें हमने देखी कि क्या क्या समस्या गांव वालों को आ सकती है। तो उसी को लेकर इन्होंने ये बुक लिख दी कि गांव में कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी है, खासकर किसानों को, ये किसान है, ठीक है, किसानों को, मजदूरों को, किसान, मजदूर, बच्चों को, अध्यापकों को के द्वारा देखी गई परेशानियों का वर्णन मिलता है। तो इसमें क्या है,
गांव परिवेश के जो लोग हैं, किसान, मजदूर, बच्चे और टीचर्स यानी मास्टर्स, तो इन लोगों को, अध्यापकों को, इन लोगों को क्या परेशानी हुई, इनके जीवन में क्या परेशानी है, गाँव के अंदर क्या क्या परेशानी ये लोग फेस करते हैं, ये लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट है, इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का भाग है। तो वो चीज़ों के बारे में वरुण गांधी जी ने यहाँ पे इस बुक के अंदर लिखा है। तो रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज़ फ्यूचर थ्रू हर विलेजेस, यानी कि ये देखो एक लाइन लिखी हुई यहाँ पे कि रियलाइजिंग इंडियाज़ फ्यूचर थ्रू हर विलेजेस, कि हम इंडिया का भविष्य देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं कि इंडिया का भविष्य किस तरह का होगा, कैसे गाँव की स्थिति देखकर, कैसे गाँव की स्थिति देखकर। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भी एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि असली इंडिया जो है ना गांव में बसता है, गांव में। क्यों बोली थी? क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग जो गांव में रहते थे और खेती पर डिपेंडेंट थे, इसलिए उन्होंने बोला कि साहब अगर इंडिया को देखना है तो गांव में जाओ। ठीक है, तो इन्होंने भी इसी तरह की कुछ बुक लिखी है जिसमें गाँव की समस्याओं को उजागर किया है, गाँव में लोगों जो रहते हैं उनकी समस्याओं को उजागर किया है। अब अगली जो बुक है ये है डेयरी ऑफ डोमेस्टिक डिवा। ये किताब एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है और कलाकार शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के द्वारा लिखी गई है। अब ये किताब है ना इंपॉर्टेंट हो गई है एग्ज़ाम में आने के चांस से, क्योंकि कुंद्रा साहब जो हैं अभी न्यूज़ में थे, राज कुंद्रा साहब इनके पति, तो ये इनकी पत्नी है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, और इन्होंने एक बुक लिखी है द डायरी ऑफ डोमेस्टिक डिवा 90 माइंडफुल एंड हर्टफुल रेसिपीज फ्रॉम माई किचन। तो इन्होंने ये भाई जो खाने वाने बनाने में शौकीन लोग हैं ना, किचन से रिलेटेड बुक है, वो देख सकते हैं इस बुक को कि भाई खाने की क्या रेसिपीज़ होती हैं, तो वो रेसिपीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो और उसके अलावा जो ये शिल्पा शेट्टी है ये योगा वगैरह भी करती है और पहले मशहूर अभिनेत्री थी, तो आप जानते होंगे, और योगा में भी इनका बहुत अच्छा नाम है, योगा जो करती हैं, सिखाती हैं। ये किताब 50 तरीक़ों के खाने व उसकी रेसिपी के बारे में बताती है। ठीक है, इसी किताब में 50 से ज़्यादा रेसिपीज़ के बारे में, खानों के बारे में बताया गया है कि हम डेली लाइफ में किस तरह का खाना खा सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो अगला देख लीजिए, रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ लाइफ एंड रिवर ऑफ डेथ, द गैंग्स एंड इंडियाज़ फ्यूचर। तो गंगा, विक्टर मैलेट ने बुक लिखी है, विक्टर मैलेट साउथ एशियन एडिशन है। तो विक्टर मैलेट के द्वारा लिखी गई इस किताब में गंगा नदी के बारे में बताती है किस प्रकार एक नदी को जो जीवन स्रोत है ये मानसून के समय एक विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे जान व माल की दोनों की हानि होती है। तो आप समझ गए इस बुक में क्या लिखा हुआ है कि जो गंगा है, अब गंगा के बारे में आपको एक बता दूं बात, देखो क्या हुआ, आपने एक नाम सुना होगा यहाँ पे, ये एक साम्राज्य हुआ करता था एक टाइम पे, मगध का साम्राज्य। ठीक है, मगध या इंग्लिश में इसको मगधा कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना, मगध साम्राज्य, राजधानी थी इसकी पाटलिपुत्र। अब मैं बताता हूँ आपको ये गंगा का क्या रोल है, गंगा या बाकी नदियों का क्या रोल था इस रीजन के अंदर। देखो सुनो, यहाँ पे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि ये इंडस नदी थी, इसके आसपास के जो एरिया थे ना, इसके जो आसपास के एरिया थे, यहाँ पे बस्तियाँ बसी हुई थी और हमारी सभ्यता यहाँ पे थी। तो ये वाला रीजन जो था ना उस समय, ये वाला रीजन में इतने सभ्यता विकसित नहीं थी, इतने लोग रहते नहीं थे। ठीक है, एज पर जो हमारे पास अभी रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी यही बातें लिखी हुई है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये रीजन था, लेकिन क्या होता है 1000 BC में, 1000 BC मतलब समझते हो आप, BC मतलब बता दूंगा आपको, 1000 BC में जो था ना आयरन या लोहे का आविष्कार होता है, आयरन या लौह अयस्क का आविष्कार हो जाता है। अब ये लोग सीख लेते हैं भाई लोहा इसको कैसे यूज़ करना है, फिर ये लोगों को पता लगता है अच्छा ये लोहा तो ना जो कॉपर से भी या चांदी से भी ये ज़्यादा मजबूत है, बोले यार इसको यूज़ करो, इससे हथियार बनाओ, इससे अपना लोहा हलवल बनाओ, इससे कुल्हाड़ी बनाओ। बोले अच्छा, बोले ठीक है बना देते। इन्होंने बनाया। अब यहाँ पे ना उस ज़माने में इस एरिया में क्या होते थे, घने जंगल होते थे। इस जो ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया, इस एरिया के अंदर क्या थे, घने जंगल थे, घने। अरे यार ये सही नहीं आया, एक मिनट रुकना, ग्रीन कलर ले लेते हैं। ये जो एरिया ना, ठीक है, ये एरिया में क्या थे, घने जंगल थे।
पहले जैसे ही इस लौह का आविष्कार होता है या लौह हमको मिल जाता है, हम यूज़ करना सीख जाते हैं, तो यहाँ पे पेड़ पौधों को साफ करना आसान हो जाता है और खेती करना सुगम बन जाता है। और यहाँ पे देखो पानी अवेलेबल है, पानी है ही अवेलेबल। खेती के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी भी यहाँ पे उपजाऊ थी, मिट्टी भी यहाँ पे उपजाऊ थी इस एरिया में, और हमको हथियार भी मिल गया जिससे हम खेती कर सकते हैं, लोहा वाला, है ना, अच्छे से लैंड साफ कर सकते हैं, पेड़ पौधों को साफ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे जो है बड़े बड़े एरिया जो है खेती के अंदर ले लिए गए। अब इससे क्या हुआ? पैसे बढ़ने लग गए, और इससे क्या हुआ? पैसे बढ़े तो क्या अनाज हम ज़्यादा उगाने लग गए, तो इससे क्या हुआ? दूसरे जो कुछ लोग हैं वो जाके दूसरे फील्ड में जाने लग गए खेती छोड़ के, क्योंकि एक इंसान जो है कई लोगों के लिए खेती में अपना धान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन पहले क्या होता था, सब इंडिविजुअली कर रहे थे। तो इसी कारण जो है दूसरे सेक्टर्स में लोग जाने लग गए। तो इसी के साथ जो उदय हुआ, बड़े बड़े 16 जनपद सामने पड़े थे, तो उसमें से फिर बाद में जाके जो है एक मगध का एम्पायर बन गया, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश आया यहाँ पे, ठीक है, मौर्य वंश आया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे नदियाँ बहती थी, गंगा, यमुना, सरस्वती, और भी कई नदियाँ हैं, अभी भी बहती है, घाघरा, कोसी, गंडक, ये सब नदियाँ हैं। तो इन नदियों के कारण जो है ना, ये जो यहाँ हर साल उपजाऊ मिट्टी लेके आती है फ्रेश, और पानी की व्यवस्था है, तो इसी कारण पानी की कमी नहीं है, उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, तो यहाँ हम खेती आराम से कर सकते हैं। तो ये जो बुक बता रही ना, ये बुक क्या बता रही है कि रिवर ऑफ लाइफ, तो लाइफ दे रही है हमको भाई, हर साल हमें खाना उपलब्ध करा रही है जिसके कारण हम जिंदा है। लेकिन कई बार ये रिवर ऑफ डेथ भी बन जाती है। कैसे? जब आती है बाढ़, तो बाढ़ आती है जब ये सारी जान माल की हानि कर देती है, मतलब फसलों को नष्ट कर देगी, घरों में पानी घुस जाएगा, कई लोग मर जाएंगे, ठीक है, कई बिल्डिंगें गिर जाएगी। तो इस तरह से ये होता है। तो ये रिवर ऑफ लाइफ और रिवर ऑफ डेथ, ठीक है। तो क्या है? विक्टर मैलेट ने लिखी हुई है, ठीक है, नाम ये रखना ऑथर का, विक्टर मैलेट। अब देखो अगला है सत्य का प्रयोग। सत्य का प्रयोग, ये बुक है, ये किसने लिखी? गांधी की आत्मकथा है, ये गांधी जी ने लिखी है, आत्मकथा है इनकी, ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, जो अंग्रेजी में प्रसिद्ध हुई, और इसका असली स्वरूप में तथा उसमें जो दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह का इतिहास है, इन दोनों का कुल पृष्ठ करीब 1000 है। तो ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह भी इसमें बताया गया है, ठीक है। ये महान गांधी की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। तो साहब ये जो है ना सत्य का प्रयोग, किसने लिखी है आपको याद क्या रखना है? मिस्टर महात्मा गांधी ने, ठीक है, मिस्टर महात्मा गांधी ने। तो गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है, उन्होंने ये बुक लिखी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हटा ही देता हूँ इसको, यहाँ लिखा हुआ है गांधी ने लिखी गांधी की आत्मकथा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं साहब। झांसी की रानी, ये किसने लिखी बुक? झांसी की रानी की किताब किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, सब सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। देखो यहाँ लिखा हुआ इसका नाम, और ये झांसी की रानी। अब इनका क्या बाल साहित्य था, तो इन्होंने बचपन में लिखा होगा, और इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। तो ये बुक जो है ये लिखी है, तो इसकी भावना कौन सी थी? राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण। अब इसमें ये जो थी सुभद्रा कुमारी चौहान, ये जो थी, ये गांधी जी के आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन में भी भाग लेने वाली पहली महिला थी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन गया, बुक से ही वो क्वेश्चन बन गया। देखो इनकी बुक भी पूछ सकते हैं, और ये फैक्ट भी पूछ सकते हैं, ये वाला तथ्य पूछ सकते हैं कि ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, और ये पहली महिला थी, ठीक है। कब चलाया था भाई गांधी जी ने असहयोग आंदोलन? कब चलाया था? आंसर बताओ, किसी को मालूम है? अच्छा, गांधी जी भारत कब आए थे ये बता दो। गांधी जी भारत कब आए थे? मैंने ये बता रखा क्लास के अंदर, गांधी जी भारत कब आए थे, कौन से साल में आए थे, और उस साल को हम, उस डेट को हम क्या मनाते हैं ये भी बता दो। कौन सा दिवस मनाते हैं उस दिन, जिस दिन गांधी जी भारत आए थे? बता रखा है मैंने कई बार क्लास में। तो देखो यहाँ पे अगली बुक पर देख लेते हैं हम लोग, आड़ा कुजई जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। अब ये मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो इन्होंने आड़ा कुजई करके एक बुक लिखी है, जी शंकर कुरूप ने, ठीक है साहब। अब देखो अगली है बुक, यहाँ पे ये देखो कल भी हमने पढ़ी थी इसके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, अवार्ड्स पढ़ रहे थे ना पुरस्कार, उसमें हमने ये पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। तो गीतांजलि के बारे में नहीं पढ़ा था हमने कल?
बड़ी फेमस बुक है, इनको अवार्ड भी मिला इसके लिए। कौन सा अवार्ड मिला बताओ, जल्दी से याद है तो गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि को मिलाकर बना, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार, गीतों का उपहार। अब बांग्ला भाषा में रचित, तो ये भाषा कौन सी थी इसकी, भाषा कौन सी थी साहब, बांग्ला, बांग्लादेश, बांग्ला, ठीक है, क्योंकि बंगाल साइड से ही आते थे ऑथर, ये जो लेखक है बंगाल साइड से रविंद्रनाथ टैगोर जी, और इसीलिए ये भाषा इन्होंने जो यूज़ करी इसके अंदर बांग्ला यूज़ करी। अब देखो विश्वविख्यात कत्ती साहित्यकार दार्शनिक भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार, देखो यहाँ इसका आपका आंसर भी मिल गया, जो सवाल मैंने अभी पूछा आपसे। अन्य रचनाएं, भारत का राष्ट्रगान, तो भारत का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा हुआ है, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने ही लिखा हुआ है, ठीक है साहब। ये है हमारे रविंद्रनाथ जी टैगोर, बड़े फेमस आदमी हैं। अब अगली देख लो, आवारा सजदे, आवारा सजदे किसने लिखी, कैफ़ी आज़मी ने, कैफ़ी आज़मी ने, ठीक है। और 1975 में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला गया है, ठीक है, 1975 में। अब और इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी कई बार मिल चुका है, फिल्म फेयर अवार्ड भी कई बार मिल चुका है। तो आप बुक का नाम है देख लो, आवारा सजदे, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति। तो इस कृति के लिए, इस कृति को क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उसके बाद ये किसने लिखी साहब, कैफ़ी आज़मी ने, कैफ़ी आज़मी ने, ठीक है। आप देख लो साहब, ये हमारी जो है सबसे बड़ी बुक आ गई हिंदू धर्म में, भागवत गीता, भागवत गीता। महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वो सारे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है साहब, ये तो सबको मालूम है, आप देखते होंगे बचपन से महाभारत। अब इसमें क्या है, 18 अध्याय हैं साहब, कितने अध्याय हैं, 18, ये बात याद रखना। और इसके लेखक कौन थे साहब, वेदव्यास ऋषि, वेदव्यास ऋषि, ये सबको याद ही होगा, वेदव्यास जी, वेदव्यास जी, ठीक है, वेदव्यास जी, ठीक है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सके। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो देखो एनसीईआरटी की किताब है ना, एनसीईआरटी की, तो सबसे पहली किताब आएगी, उसके अंदर पहला चैप्टर इसी के बारे में आएगा, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना, ये सब चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो वेदों को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे आप बना लीजिए, वेद और 4 भाग, चारों के नाम लिख लो। तो वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए, ठीक है। तो व्यास जी थे, इनका नाम वेद व्यास इसलिए हुआ। अब देखो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी भी बड़ी फेमस बुक है। तो ये वाली बुक्स तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये क्या है कि हिस्ट्री की बुक्स में आती रहती है, इतिहास की बुक्स में आती रहती है, और ये आपको ध्यान भी होनी चाहिए। अष्टाध्यायी किसने लिखी साहब, महर्षि पणिनि ने, महर्षि पणिनि ने द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। तो संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है, और इसमें कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। और पहले वाली में हमने पढ़ा, इसमें कितने थे, 18 अध्याय थे। प्रत्येक अध्याय में 4 पाठ है। अष्टाध्यायी की कर्ता पणिनि कब हुए, इस विषय में कई मत हैं। तो ये कब हुए, कि इन्होंने कब लिखी, ये सब चीज़ें हैं। और ये वाली जो बुक है संस्कृत व्याकरण का एक वो है। तो देखो आगे चलते हैं। भंडारकर और गोल्फस्टकर इन समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये कब हुए थे, इसमें कई सारे मत हैं। तो कुछ लोग 7वीं शताब्दी का मानते हैं, ईसा पूर्व का मानते हैं। ईसा पूर्व मतलब मैं बता रहा था, कोई भूल गया बताना, फिर से बता देता हूँ। ईसा पूर्व जो मैंने पहले बताया कि नहीं बताया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वापस बता रहा हूँ ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। देखो ये है ना, जैसे ये नंबर लाइन होती थी अपनी 0 मान लिया, यहाँ हम चलते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे चलते हैं नंबर लाइन में। यहाँ पे क्या करना है, नंबर में माइनस प्लस का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ वाले को हमने बोल दिया AD या CE, और इधर वाले को हमने बोल दिया BC या BCE भी बोल देते कई बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस जगह पे ना, इस जगह पे हुआ ईसा मसीह का जन्म, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म हुआ, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इससे आगे वाले जो पोर्शन है, तो यहाँ से हम अभी आ गए 2021 में, ठीक है, यहाँ से हम 2021 में आ गए। और इसके पहले वाले समय को क्या बोलते हैं, 100 BC, यानी 100 साल बिफोर दिस, 200 साल इसके पहले, ठीक है, 200 साल BC। और इसी तरह से 3000 BC आ जाएगा आगे चल के, और भी आ जाएगा, मतलब आप कितने भी जोड़ सकते हो ना, या 3000 BC कर लो इसको, है ना, 3000 BC, यानी 3000 साल पहले इससे और 2000 साल आगे। तो कितना हो गया टोटल, 5000 साल। ऐड कर दोगे ना, दोनों को जोड़ दोगे, 3000 साल यहाँ पे, 2000 साल यहाँ पे, तो ये हो गए 2021 साल यहाँ पे, 3000 साल यहाँ पे,
तो लगभग 5021 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ईसा पूर्व का मतलब ही होता है। तो ये BC जो है ना, BC इसको हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। BC को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, ठीक है। BC को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो भारतीय अनुश्रुति के अनुसार पाणिनि को 2 समकालीन थे और इस समय 5 था। तो ये है कि कोई 7वीं शताब्दी का मानता है, कोई 5वीं शताब्दी का मानता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखो, अष्टाध्यायी की बुक है। और आगे चलते हैं। मुद्रा राक्षस, ये भी इतिहास की बुक में आती रहती है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो ये संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता कौन है? विशाखदत्त हैं। कौन है? विशाखदत्त हैं, विशाखदत्त हैं। और इसकी रचना 4वीं शताब्दी में की हुई थी। तो 4th सेंचुरी AD, यानी कि 0 से 400, इधर साइड आ जाओ, राइट साइड में, ठीक है। तो किसने करी है? विशाखदत्त ने करी है, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट वगैरह की जो करते हैं ये RS पंडित और रमेश चंद्र, ये इनका नए नाम हो गए। मतलब जो किसी ने इसको ट्रांसलेट करी, इंग्लिश में करी, किसी और फील्ड में करी, तो यहाँ लिख देता कि भाई हमने इसको ट्रांसलेट करी है, हमने इसको एडिट करी है, हमने इसको थोड़ा चेंज किया है। ये है मुद्रा राक्षस बुक। तो ओरिजिनल किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने लिखी थी साहब। ओरिजिनल किसने लिखी? विशाखदत्त ने लिखी। अब देखो, इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात व्रत के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का पूर्व विश्लेषण किया गया। तो मुद्रा राक्षस के अंदर क्या लिखा हुआ इस बुक के अंदर? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य हुए थे ना 300 BC के आसपास, 0 से 300 साल पहले चले जाओ। तो उस समय के वर्णन इस बुक में मिलता है और उसकी सफलताओं के बारे में इसका वर्णन मिलता है। और हिंदी को सर्वप्रथम अनुवृत्त करने का श्रेय भारतीय हरिश्चंद्र को ही है। तो ये इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में, मतलब इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करना या हिंदी में कन्वर्ट करने का श्रेय इनको जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं साहब। अब देखो, मनु स्मृति आती है एक बुक, मनु स्मृति, ठीक है, मनु स्मृति। और ये भी एक बहुत पुरानी बुक है, हिंदू धर्म का प्राचीन धर्मशास्त्र है और 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो ये पहले अनुवाद कब हुआ इसका? सबसे पहले 1776 पे किस में हुआ? अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ठीक है। तो ब्रिटिश फिलोसफिस्ट थे सर विलियम जॉर्ज, और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के लाभ के लिए हिंदू कानून का निर्माण करने में इस्तेमाल किया था। कि उन्होंने क्यों करा? इनको क्या पड़ी थी? तो इनको कोई बुक मिली, इन्होंने कहा कि साहब यहाँ इस देश में अगर रूल करना है ना तो यहाँ की परंपराओं के बारे में जानना पड़ेगा, यहाँ के कानूनों के बारे में जानना पड़ेगा। तो इन्होंने ये बुक उठा ली। इन्होंने कहा ठीक है सब कन्वर्ट कर लो इनको इंग्लिश में। तो इन्होंने कहा यार ऐसे रोज़ पढ़ नहीं पाएंगे, दिक्कत आती है, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर ली। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद इन्होंने समझा कि हाँ यार इस देश की ये चीज़ चलती है, ये परंपराएँ, तो फिर उस हिसाब से इनको हम रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण जो है ये निर्माण हुआ और इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो कब किया? 1776 में। इसी कारण इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया इसका, ठीक है साहब। तो कौन सी बुक है ये? मनु स्मृति, मनु स्मृति। और मनु स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12। और इतने सारे श्लोक हैं, 2684 श्लोक हैं। और कुल संस्करणों के श्लोकों की संख्या 2964 है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।